हम रियल एस्टेट सेक्टर की हौसला शिकनी नहीं करना चाहते, लेकिन हम इस शोबे को ऐसी सिमत में लेकर जाना चाहते हैं जहां ये शहरों की तरक्की का इंजन बन सके। हमारी तजावीज़ का मकसद वर्टिकल कंस्ट्रक्शन के कल्चर को फ़रोग़ देना है जो सारी दुनिया में राइज है। इससे गैर तामीरशुदा प्लॉटों में स्पेकुलेशन पर मबनी सरमायाकारी की हौसला शिकनी की जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं बजट जो 2022 और 2023 आया है और उसके अंदर रियल एस्टेट के मुतालिक बड़े ही इंपॉर्टेंट फैसले किए गए हैं और मैं चाह रहा हूं कि पहले मैं आपको बजट के बारे में बता दूं और फिर हम सेकंड वीडियो के अंदर उस बजट का जो इम्पैक्ट है वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो आपने लाजमी ये दोनों पार्ट देखने हैं। सबसे पहले तो हम ये बताएं कि जनाब बजट के अंदर बड़ा क्लियरली जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट को टेक्निकली 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट सेक्टर जो है वो है आपका प्लॉट्स और जो उसको वो कह रहे हैं अनप्रोडक्टिव एसेट्स हैं। अच्छा, दूसरा सेगमेंट जो उन्होंने डिसाइड किया है वो हाउस या बिल्ट अप या कंस्ट्रक्टेड एरियाज हैं, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स हैं। तीसरा उन्होंने बेसिकली अपार्टमेंट्स का या फ्लैट्स का या हाई राइज का नाम लिया है और वो तीसरा सेगमेंट जो है वो अपार्टमेंट्स और हाई राइज है। अच्छा, अगर आप समझना चाहते हैं कि जनाब रियल एस्टेट में आगे जाके कैसे इन्वेस्टमेंट है, कौन से एरियाज़ हैं, तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपको ये पता चले कि गवर्नमेंट ने किया क्या है। तो ये 3 सेगमेंटेशन कर दी है। अब कुछ जो पॉलिसीज़ हैं वो तीनों सेगमेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही हैं और कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो किसी एक सर्टन सेगमेंट के ऊपर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है और दूसरे सेगमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल गवर्नमेंट ने 3 मेजर टैक्सेस के अंदर रिफॉर्म और चेंजेस किए हैं। ठीक है जी, अब उनकी बात कर लेते हैं। वन इज़ उन्होंने विद होल्डिंग टैक्स जो है वो आपका इंक्रीज़ किया है, 2 to 5% पे कर दिया है। 2% फॉर फाइलर और 5% फॉर नॉन फाइलर। इससे पहले ये 1% होता था फाइलर के लिए और 2% होता था नॉन फाइलर के लिए। ये बेसिकली वो विद होल्डिंग टैक्स था कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते थे तो उससे पहले आपको ये एडवांस ट्रांसफ़र फ़ी के साथ विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता था। ये सब वन टाइम फ़ी और मैं ये समझता हूँ कि ये टेक्निकली प्री एमनेस्टी लेवल्स पे गया है काम और मतलब इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि जनरली यही चल रहा था बिफोर द एमनेस्टी केम इन। सो ये एक रेगुलर काम है। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, नॉन फाइलर को 5% तक है, वो बेसिक नॉन फाइलर्स के लिए थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। और लेकिन मेरे गुजारिश ये है मेरे पाकिस्तानी भाइयों, अगर टैक्स नहीं देते हो और इतने इतने करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ खरीदते हो तो और नॉन फाइलर भी हो तो खुदा का खौफ करो और 5% दे दो टैक्स। कोई नहीं, इस मुल्क के लिए गरीबों के लिए इस्तेमाल होना है तो पाकिस्तान को अगर हमने बचाना है तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि जी कि इसके ऊपर किसी को कोई बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस होने चाहिए और इसके ऊपर जो है वो हमें इसको इशू बनाना चाहिए। आई थिंक ग्लोबली भी जो है 2 to 5% बड़ा एक्सेप्टेबल टैक्स है और ये है भी FBR वैल्यू के ऊपर। और अभी भी आपकी FBR वैल्यूज़ जो हैं वो कम हैं फ्रॉम दो योर क्या कहते हैं अपना एक्चुअल वैल्यूज़। ठीक है, सो FBR वैल्यूज़ आर लेस देन एक्चुअल वैल्यूज़। सो अगर आप एक्चुअल वैल्यू पे भी नहीं दे रहे, FBR वैल्यू पे दे रहे हैं और उसके ऊपर भी आपको ये प्रॉब्लम है कि 2% क्यों हो गया या 5% क्यों हो गया, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। और जो हमारा ये तबका है जो स्पेशली ये प्रॉपर्टीज़ और इस चीज़ों में अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसको इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इशू होना चाहिए। सो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई रियल एस्टेट के लिए किसी भी सेक्टर के लिए कोई इसके लिए प्रॉब्लम होंगे। लेकिन जो अगले 2 फैक्टर्स हैं वो थोड़े से जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन टैक्स, इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक डिफरेंट तरीके से काम किया है और तीनों सेगमेंट्स के अंदर उसने उसको डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट किया। और तीसरा है हमारा डीम रेंटल इनकम, ये एक नई चीज़ है। ठीक है जी, तो मैं आपको आज इन तीनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा और एक थोड़ा सा आइडिया भी दूंगा। फिर मैं बताऊंगा कि दूसरी वीडियो में कि जनाब के किस वजह से कौन से सेक्टर्स जो हैं वो अभी आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको किधर जाना चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट्स किस तरफ जाएंगी। और जो आज ये पहले अर्ली ऑन इस तरफ चला जाएगा वो फ़ायदा उठा लेगा और जो बंदा थोड़ा सा लेट हो गया उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलना आपको। ये आपके लिए ये 15-20 दिन महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगले 2-3 महीनों के अंदर स्टेप ले लेगा वो पैसे बना लेगा और जो 2-3 महीनों में स्टेप नहीं लेगा ही विल लूज़ अ लॉट ऑफ मनी। अब बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स की। कैपिटल गेन टैक्स जो था इसके अंदर गवर्नमेंट ने 3 सेक्टर्स बना दिए हैं। पहला बना दिया प्लॉट्स को
और अच्छा, इससे पहले कि मैं इस तरह चाहूँ, मैं आपको एक गवर्नमेंट की स्टेटमेंट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो उन्होंने बेसिकली जिस दिन ये टैक्स अनाउंस हुआ है, तो जो बजट के अंदर उन्होंने अनाउंस की है, और वो अगर आप जब उसको सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। जैसा कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मैसर नहीं, और ना ही टैक्स का मौजूदा निज़ाम एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला अफजाई करता है, बल्कि ये नए कारोबार की हौसला शिकनी करता है, जबकि रियल स्टेट में सरमायाकारी की हौसला अफजाई करता है। ये यकीनन एक नाखुशगवार पहलू है और ये माशी तरक्की में रुकावट डालता है। ये रियल स्टेट की कीमतों में मसनूई इजाफे का सबब बनता है, जिससे रिहायशी सहूलत मतवस्त तबके और आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाती है। इस नॉन प्रोडक्टिव सरमायाकारी से होने वाली रकम एक तरफ महंगाई का सबब बनती है तो दूसरी तरफ माशरे में बेचैनी का जरिया बनती है। हम रियल एस्टेट सेक्टर की हौसला शिकनी नहीं करना चाहते, लेकिन हम इस शोबे को ऐसी सिमत में लेकर जाना चाहते हैं जहां ये शहरों की तरक्की का इंजन बन सके। हमारी तजावीज़ का मकसद वर्टिकल कंस्ट्रक्शन के कल्चर को फ़रोग़ देना है जो सारी दुनिया में राइज है। इससे गैर तामीर शुदा प्लॉटों में स्पेकुलेशन पर मबनी सरमायाकारी की हौसला शिकनी की जा सके। ये जो मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा है, ये आपको पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिसी की अक्कासी करता है। और यही बात मैं आप लोगों से 6-8 महीने कहता था, तो बहुत सारे लोग कहानी करते थे, तो कप्तान साहब तो पता नहीं अपना चूरन बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई। नहीं, मैं अपना चूरन बेच रहा था, मैं वो बेच रहा था, आपको बता रहा था कि ये होने वाला है, आपकी इकॉनमी, आपका मुल्क नहीं चल सकता। और अब ये बजट के अंदर, ये मैंने वो स्पीच आपको पढ़ के सुनाई है, ये मेरे ही अल्फाज हैं जो मैं आपसे 6 महीने 8 महीने पहले मैं आप लोगों को ये बताया करता था कि आपकी इकॉनमी नहीं चल सकती, ये वायबल ही नहीं है कि आप प्लॉट बेचें। लिहाजा अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये चीज़ें जो हैं ये इम्प्लीमेंट होनी हैं, और अब ये हो गई हैं। लिहाजा इनकी इम्प्लीमेंटेशन को गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से कैसे कंट्रोल करेगी, वो उसने ऐसे किया कि उन्होंने प्लॉट्स के ऊपर 6 साल तक कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर 4 साल ही रखा है, उसको कुछ चेंज नहीं किया। और जो मज़े की बात है कि जो आपके अपार्टमेंट सेक्टर है या हाई राइज है, उसको कम करके 2 साल कर दिया। सो बिल्कुल बात ठीक है कि गवर्नमेंट जो है वो आपकी हौसला शिकनी नहीं कर रही, वो सिर्फ आपको एक नई डायरेक्शन देना चाह रही। तो रियल एस्टेट के पीछे कोई भी नहीं पड़ा, ना इससे रियल एस्टेट बर्बाद होगी, बल्कि रियल एस्टेट का जो असल सेक्टर है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट उस तरफ जो है वो आपको डायरेक्शन देना चाहती है कि ये प्लॉटों में इन्वेस्ट ना करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ में जाएं, आप हाई राइज में जाएं, आप अपार्टमेंट्स में जाएं, वहाँ पे इन्वेस्ट करें, वहाँ पे आपका सर्कुलेशन बनेगी, यही चीज़ें सारा कुछ होंगी, यही स्पेकुलेशन होंगी, और यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ देयर। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो है 15% है, सेकेंड ईयर में 12.5%, यानी सेकेंड ईयर अप टू सेकेंड ईयर आप बेचते हैं। थर्ड ईयर में 10% है, फिर फोर्थ ईयर में जो है वो जाके 7.5% है, फिर फिफ्थ ईयर में जाके 6.5% है, सॉरी, और सिक्स ईयर में जाके 2.5%, और 7वें साल के बाद आपका ये है 0% टैक्स। तो अगर आप प्लॉट लेंगे तो आपको 6 साल तक उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और अगर पहले साल में करेंगे तो टेक्निकली गवर्नमेंट ने ट्रेडिंग एलिमेंट को, जो स्पेकुलेटिव एलिमेंट है, जो सिर्फ टोपियां घूमती थी, ग्रेटर फूल थ्योरी चलती थी, उसको कर्व करने के लिए किया है कि लोग अपना पैसा प्रोडक्टिव एसेट्स की तरफ लगाएं, ना कि आप सिर्फ ट्रेडिंग करके एक की टोपी दूसरे के साथ, एक ही ज़मीन का कतरा जो है वो 50 हाथों में बिक के 1 करोड़ रुपए का था वो 3 करोड़ रुपए चला गया। अच्छा, उसके बाद हाउसेज में अगर आप आ जाएं तो हाउसेज के अंदर गवर्नमेंट ने इसको 4 साल पे किया। 4 साल में किस तरीके से किया है कि जनाब इसका फर्स्ट ईयर जो है वो 15% ही रहेगा, दूसरे साल जो है ये 10% पे आ जाएगा, तीसरे साल ये 7.5% पे आ जाएगा, चौथे साल जो है ये 5% पे आ जाएगा, और चौथे साल के बाद जो है ये 0% हो जाएगा। सो इसमें कोई चेंज ऐसा नहीं है। हाँ, कैपिटल गेन टैक्स 10% से, ये पहले 10% होता था, उसको 15% कर दिया। एंड आई थिंक ये इस कैपिटल गेन टैक्स को समझना ज़रूरी है। कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर तब लगेगा कि अगर आप उसमें से कुछ पैसे बना रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट सेविंग मनी फ्रॉम इट, अगर आपको उसको पैसे नहीं बन रहे हैं, आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो आपके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं है। तो ये आपकी कमाई के ऊपर है, ये आपकी जो है वो प्लॉट की कीमत के ऊपर नहीं है।
तो इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो इसका भी टेक्निकल इम्पैक्ट इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू को इतना डिजास्टर्स नहीं है, सिवाय सिर्फ स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स के लिए और उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा इशू बिल्कुल ज़रूर क्रिएट कर सकता है इस सेंस में। और प्लॉटों में चूंकि 6 साल तक चला गया, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा, नो वन वांट्स टू वेट दैट टाइम, और कैपिटल गेन थोड़ा ज़्यादा रखा है, तो थोड़ा सा उन्होंने उसको कर्व किया है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स उस तरफ से थोड़ा सा कम करें। जो सबसे अच्छी बात है कि, और जो इसके अंदर सबसे अच्छा फैक्टर है वो ये है कि जी अपार्टमेंट्स में और जनरली हाई राइज के अंदर उन्होंने इसको जो है सिर्फ 2 साल तक रखा है। फर्स्ट ईयर में आपको 15% ही करेगा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, सेकंड ईयर में आपको जो है ये 7.5% पड़ेगा, 24 महीनों के बाद अगर आप बेचते हैं तो ये आपको सिर्फ 0% पड़ेगा। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी अपार्टमेंट्स हैं ये ज़्यादातर हैं, ये जनरली 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर हैं। तो ये आपका जो काउंट फॉर होगा ये इस 3 साल के अंदर आप टेक्निकली उसके अंदर काउंट फॉर नहीं होगा। अगर 3 साल में आप ट्रेडिंग में बेचेंगे तो आप इसको नॉर्मल रूटीन के अंदर अपना कैपिटल गेन शो कराएंगे। 3 साल के बाद जब ये आपके नाम हो जाएगी प्रॉपर्टी, उसके बाद 2 साल आपने इसको वो करना है। और ये या अगर आपके पास बनी हुई प्रॉपर्टी है तो अगर वो 2 साल हो गए हैं उसको, तो उसके बाद तो इंस्टॉलमेंट टाइम पीरियड जो है वो ऑब्वियसली इसके अंदर उस तरह से कंसिडर नहीं होगा। अगर कोई भी प्लॉट है या वो है, प्लॉट के अंदर टेक्निकली इंस्टॉलमेंट प्लॉट अब 9 साल पे चला गया कि 3 साल आपने पहले उसकी इंस्टॉलमेंट्स दी, फिर आपने वो रखा, आपके नाम हुआ, फिर उसको तो 9 साल तक उसके अंदर कैपिटल गेन आपके पास लगा रहेगा। अपार्टमेंट्स के अंदर ये आपका 5 साल के अंदर अंदर आप यू आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। 3 साल के इंस्टॉलमेंट्स हैं और 2 साल का आपका कैपिटल गेन है। और अगर आप बनी हुई अपार्टमेंट ले रहे हैं तो 2 साल के अंदर अंदर आप उसमें से फ्री हो जाते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली मैंने जैसा बताया दूसरी वीडियो में, लेकिन जो चीज़ें हैं वो ये क्लियरली इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो आपको बता रही है कि भाई दिस इज़ अ सेक्टर वे यू नीड टू गो। ठीक है जनाब, और आपने इस सेक्टर की तरफ जाना है, आपने उस तरफ नहीं देखना। और अगर आपने प्लॉट्स में उधर इन्वेस्ट किया है और अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी है तो फिर आपका कसूर है। हमारा काम था अजान देना, वो हमने दे दी, आप लोगों ने नहीं सुननी थी, आपने नमाज नहीं पढ़नी थी, नहीं पढ़ी। अब वो थोड़ा सा आप उसका ज़रा मज़ा ले ले और आगे देखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो किस तरफ से जाती हैं। अच्छा, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मेरा ख्याल है दैट इज़ एक्चुअली जो इस पूरे सेंस के अंदर जो थर्ड पॉइंट है डीम्ड रेंटल इनकम वाला, दैट इज़ द ग्रेवयार्ड फॉर प्लॉट्स एंड अनप्रोडक्टिव एसेट्स। बिकॉज ना कैपिटल गेन का कोई इतना बड़ा फैक्टर था, ना आपका जो है वो ये दूसरे क्या कहते हैं अपना विद होल्डिंग टैक्स वाला, ये गवर्नमेंट ने एक डीम रेंटल इनकम का प्रॉस्पेक्ट लगा लिया। अब देखें, अगर तो कल को गवर्नमेंट इस पॉलिसी को वापस ले लेती है, कम कर देती है, तो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन अगर इस बजट को इसी तरह से देखा जाए कि डीम रेंटल इनकम क्या है, तो डीम रेंटल इनकम का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो कोई प्रॉपर्टी है अनप्रोडक्टिव या इवन प्रोडक्टिव भी है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूं। तो अभी हम अनप्रोडक्टिव की बात करते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास 10 करोड़ रुपए की वैल्यू के प्लॉट्स हैं, और मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के पास हैं, ये FBR वैल्यू में होने चाहिए। इसमें जो पहला 2.5 करोड़ है वो आपको एग्जेम्प्ट है, अगला जो 7.5 करोड़ रुपया बचा, ठीक है, इसके ऊपर आपको 1% इसका यानी 7.5 लाख रुपया आपको ईयरली रेंटल टैक्स देना पड़ेगा, जिसको उन्होंने कहा डीम रेंटल टैक्स। यानी हम ये कंसिडर करेंगे कि 7.5 लाख रुपए के ऊपर आपको 5% जो है ईयरली आपको रिटर्न्स आ रहे हैं या आने चाहिए, और उसके ऊपर 1% उसका आप टैक्स देंगे। ठीक है जी, तो ये मोटे तौर पे आप ये लिखेंगे, ये FBR वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। तो 7.5 लाख रुपये, यानी अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए के प्लॉट हैं तो आपका 2.5 करोड़ रुपया तो उधर बचत होगी, आपको एग्जाम्प्ट हो गया, और 7.5 करोड़ रुपए का जो आपके पास एसेट्स हैं उनके ऊपर आपको 7.5 लाख रुपया हर साल देना पड़ेगा। प्लस अगर आप इसके ऊपर देखें कि जनाब नॉन कमर्शियल पेनल्टी लगती है, नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी लगती है, या कोई डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो लगा के, तो आपके ऊपर प्लॉटों के ऊपर ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगी। 10-15 लाख रुपए हर साल आपको उस प्लॉट को खिलाना पड़ेगा, और यही गवर्नमेंट चाहती है कि आप इन प्लॉटों से बाहर निकल के उसको कहीं को एसेट्स को क्योर करें। प्लॉट जो है वो लोगों के पास जाए जिन्होंने एंड यूजर्स हैं, उन्होंने जो चीज़ें खरीदनी हैं। इसके अंदर आपका घर जो है अपना पर्सनल यूज का 1 into हाउस जो है वो एग्जम्प्ट है।
ठीक है जी। तो उस हाउस के ऊपर ये कैलकुलेट नहीं होगा, ये नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स के ऊपर कैलकुलेट होगा। अच्छा, फिर इसके बाद जो है आपकी अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेंट के ऊपर भी है, तो बहुत सारे लोग हमारे रेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन उसका रेंट ही नहीं, मतलब शो नहीं कराते, टैक्स नहीं देते। तो उन्होंने क्या कि जी कि चूंकि वो ऑल्दो वो प्रोडक्टिव एसेट है, तो उसके अंदर वो ये देखेंगे कि जनाब आपकी जो रेंटल इनकम है वो ज्यादा है, कम है या ज्यादा है फ्रॉम दिस 1% डीम टैक्स, डीम रैंक। ठीक है जी। अगर वो इस 1% से कम है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप देंगे एक्स्ट्रा, सिर्फ डिफरेंस। ये नहीं है कि, ये बहुत सारे लोग गलत समझ रहे हैं इस चीज को, ये पॉइंट दोबारा सुन लें कि आपकी जो रेंटल इनकम के ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं, अगर वो इस 1% डीम टैक्स से कम है तो इन दोनों के दरमियान, लेट सपोज आपको रेंटल इनकम के ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं 50,000 रुपया साल का, और आपका 1% डीम टैक्स के हिसाब से आपका 1,00,000 रुपया बनता है टैक्स, तो आपको ये 50,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 50 + 50,000 हो जाएगा। तो आपको कम से कम ये 1%, मिनिमम 1% टैक्स आपको देना पड़ेगा अपनी FBR वैल्यू का। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी प्रॉपर्टीज अभी भी कमर्शियल्स आपके 50-60% एक्चुअल वैल्यू से कम है। और अगर आप उसके एग्जांपल लें कि जनाब यहाँ पे एक बहुत अच्छा कमर्शियल जो इसको एक्चुअली ऑन ग्राउंड जो है 35 करोड़ रुपए का है, उसकी FBR वैल्यू 8 से 10 करोड़ रुपए है, तो उसके ऊपर 7.5 लाख रुपया आपका साल का टैक्स बन रहा है। और 7.5 लाख रुपया आई नो कि आप उसे 15 लाख रुपया हर महीने कम से कम रेंट ले रहे हैं, तो उसमें से अगर आपको 7.5 लाख रुपया, भाई तो कमा रहे हैं ना, इस मुल्क में रह रहे हैं, पुलिस को भी गालियां देनी है, सबको हमने बुरा भला भी कहना है, जी सर्विसेज नहीं है, ये नहीं है, टैक्स नहीं देना। अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको डिजर्व नहीं करते, फिर आप नहीं कह सकते कि जनाब मुझे जो है ना सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से चाहिए। तो गवर्नमेंट भी हक बजानी है कि जी हमारे पास नहीं है पैसे। सो मेहरबानी करें कि इसको उस तरह हिसाब से कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वाले स्पेशली हजरात, क्योंकि आपको इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका तो ऑलरेडी वो चीज़ प्रोडक्टिव है और आप उसके ऊपर से जो है वो रेंट ले रहे हैं, तो आपको जेब से कुछ नहीं देना पड़ना, आपने सिर्फ अपना टैक्स देना है रेंटल इनकम वाला। और अगर आप ईमानदारी से अपना 1% वाला रेंटल जो आपका रेंटल टैक्स बनता है वो देते रहे तो आपके ऊपर ये डीम टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। फिर इसके ऊपर जो हम एक बनाएंगे कि जी कि हाउ कैन यू बेसिकली इसमें से टैक्स से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, टैक्स चोरी करना जुर्म ज़रूर है, टैक्स बचाना जुर्म नहीं है। तो टैक्स बचाने के लिए लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जो हम चीज़ें कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह ताला आपसे ज़रूर एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी सेव टैक्स ऑन दीज थिंग्स, और कैसे हम इन चीज़ों को रख भी सकते हैं जो रखना चाहते हैं। और बाकी लोगों के लिए एक जनरल डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है कि किस तरफ जाना चाहिए। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो के तक आपको पता चल गया हाई राइज कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं, और अब एक पूरी डिटेल वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि जी कि वाई ये इम्पैक्ट इस तरह का क्यों होगा, और अब प्लॉट्स चीज़ें किस डायरेक्शन में चलेंगी, और दूसरी तरफ हमें कितनी करेक्शन एक्सपेक्टेड है, एंड विजिबली मेरे ख्याल के अंदर कि हम अगर क्या डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।